हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए, जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़े हैं और इसमें से हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति से जितने भी क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने बताया। इसके आगे अध्याय हमारा आव्यूह चालू होता है, यानी कि मैट्रिक्स चालू होता है। ये अध्याय 3 है जिसको आज हम लोग बताएंगे। अब देखिए, ये नया अध्याय है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बातें जाननी जरूरी होती है। तो इसमें आज हम इसमें कुछ बेसिक बातों को और महत्वपूर्ण सूत्रों को बताएंगे, ताकि उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम ना हो। इसके भी काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो दरअसल आव्यूह को इस मैथ में क्यों लेकर आया गया। तो आव्यूह को इसलिए लेकर आया गया क्योंकि जो रैखिक समीकरण थे या फिर आव्यूह के बीजगणितीय समीकरण थे, उसको हल करने के लिए कि विकसित और संक्षिप्त रूप था, इसीलिए आव्यूह को लाया गया है। दरअसल आव्यूह का प्रयोग कई जगह हम लोग करते हैं, जैसे कि कूटनीति में करते हैं, यानी कि कोई भी अच्छा चीज़ लिखना है और कूटनीति से लिखना है कि कोई अगला व्यक्ति किसी समझ ना पाए, तो रीजनिंग टाइप में, जैसे हम लोग रीजनिंग बोल सकते हैं, उसे वैसे में लिखते हैं। व्यक्तिगत कोई भी चीज़ लिखते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है तो आव्यूह द्वारा ही, मैट्रिक्स द्वारा ही लिखते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्प्रेडशीट में, या फिर कोई भी अलग प्रोग्राम होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक होता है, उसमें भी इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस नज़रिए से आव्यूह को लाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए आव्यूह को हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। तो आइए आज हम लोग अध्याय 3 का कुछ बेसिक बातें जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है कि आव्यूह यानी कि किस तरह से आव्यूह लिखा जाएगा। तो आव्यूह क्या होगा। आव्यूह को लिखने के लिए मान लीजिए कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोग सारणी में या फिर क्रमबद्ध तरीके से लिखें कि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए गोलू है, गोलू एक लड़का है। अगर वो चॉकलेट लेता है, मान लीजिए वो 5 चॉकलेट लिया, मान लीजिए 5 बिस्कुट लिया, बिस्कुट मान लेते हैं। अगर वो 5 बिस्कुट लिया और बिस्कुट के अंदर उसे वो फाड़ता है, तो उसके अंदर देखता है कि 5 बिस्कुट के अंदर हमारे 20 यानी कि 20 छोटे छोटे पीस हैं। तो मान लीजिए 5 बिस्कुट है उसके पास, ये पैकेट है, और 5 पैकेट को अगर वो खोलता है तो उसमें देखता है क्या, उसमें 20 बिस्कुट अंदर छोटे छोटे बिस्कुट निकलते हैं। अब मान लीजिए ये तो गोलू था, अब मान लीजिए मोनू आ गया, कोई भी नाम ले सकते हैं। मोनू आया और उसने क्या, एक पेन खरीदा, यानी कि पेन का पैकेट खरीदा, यानी कि दो पेन का पैकेट खरीदा। उसमें 6 पेन निकल गए। मान लीजिए 6 पेन उसके अंदर निकले। तो आप देखिए, दो पैकेट खरीदा, उसके अंदर 6 पेन निकल गए। और मान लीजिए कोई भी टोलू मोलू सोनू आ गया, मान लीजिए, देखिए यहाँ पर, मान लीजिए सोनू आया, उसने भी कोई सामान खरीदा और उसके अंदर मान लीजिए कई सामान आ गए। तो उस तरह से मान लीजिए उसने 3 पैकेट खरीदा और उसके अंदर मान लीजिए 10 पीस हैं किसी भी चीज़ का। तो अब इसे हम लोग जिस तरह से लिखेंगे, यही हमारा आव्यूह हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हम लोग को इसी तरह लिखना है, बस इसके बाहर एक बड़ा सा कोष्ठक लगा देना है। इस तरह से जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा आव्यूह को इंडिकेट करता है, ये आव्यूह को इंडिकेट करेगा। तो हमारा इस तरह से जब भी हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वही आव्यूह को इंडिकेट करेगा। अब क्या, इसमें हम लोग को अब जानना जरूरी है कि कॉलम क्या है, पंक्ति क्या है, क्योंकि इस तरह से है हमारा तो इसे क्या कहेंगे, इस तरह से है तो इसे क्या कहेंगे, इस तरह से। तो ये जो इसको जानना भी जरूरी है। अब देखिए, ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा पंक्ति और कॉलम है। तो हम लोग को कॉलम और यानी कि स्तंभ और पंक्ति को किस तरह से इंडिकेट करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो आव्यूह बना है आप लोगों के सामने, ये क्या हमारा, ये हमारा 3x2 का है। 3x2 का कोट का आव्यूह है, यानी कि इसमें 3 हमारी पंक्तियां और 2 कॉलम है। तो इस तरह से हम लोग को इसके बारे में भी जानेंगे, पंक्ति क्या होती है और कॉलम क्या होती है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो अब जब कोई कॉलम का मतलब तो आप लोगों को पता है कि कॉलम, अगर जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉलम खड़ा होता है और पंक्ति बेड़ा होता है, सिर्फ यही फंडा इसमें भी अपनाना है। क्योंकि देखेंगे कि जब हम लोग कॉलम लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी समीकरण का आव्यूह लिख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से 3 5 8 4 5 9 3 2 1। और हम लोग इसमें क्या, पंक्ति कौन सी है और कॉलम कौन सी है, अगर हम लोग इसके बारे में जाने तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि स्तंभ क्या होता है, हमेशा खड़ा होता है। उसी से हम लोग देखेंगे तो हमारे ये वाली पूरी खड़ा यानी कि ये वाली स्तंभ हो जाएगी, और जो ए वाली है हमारी, देखिए ये हमारी पंक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमारा पहली पंक्ति हो जाएगी। अब देखिए, पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ है, और ये हमारा पंक्ति है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो बेड़ा रहेगा, यानी कि इस तरह से रहेगा, वो हमारी पंक्ति हो जाएगी, और जो खड़ा रहेगा वो हमारा स्तंभ हो जाएगा, यानी कि कॉलम हो जाएगा। और इसमें क्या जानना जरूरी है कि ये देखिए, ये 1ला स्तंभ है, ये हमारा 2रा स्तंभ है,
और ये वाला हमारा तीसरा स्तंभ है। अब इसी तरह ये हमारा पहला पंक्ति है, ये वाला हमारा दूसरा पंक्ति है, हमारा देखिए दूसरा पंक्ति, और ये वाला हमारा है तीसरा पंक्ति है। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आ गया कि अवयव को किस तरह लिखना है, यानी कि इस तरह से अगर कोई मान लीजिए समान को या फिर कोई भी अंक है उसको हम लोग लिखते हैं इस रूप में, तो हमारा वो हो जाएगा अवयव। और अवयव में ये जानना जरूरी है कि पंक्ति क्या होता है और कॉलम क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पर बताया। अब देखिए सीधे सीधे जो खड़ा है यानी कि वो स्तंभ है, और जो इस तरह से है वो हमारी पंक्ति है। मान लीजिए कोई भी आ सकता है, इस तरह से आ जाएगा 5, 6, 9, 10, 20, 25, 21, 2, 5, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ जानना जरूरी है कि इसमें पंक्ति क्या है, कॉलम क्या है। तो हम लोग को पता है कि ये स्तंभ है यानी कि ये कॉलम है, और ये वाली जो लाइन है वो पंक्ति है। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि पंक्ति क्या है और कॉलम क्या है। अब इसमें थर्ड टॉपिक हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए थर्ड क्या है कि इसका अवयव की कोट क्या होती है। अब अवयव की कोट क्या होती है यानी कि कोट क्यों हम लोग को जानेंगे, तो मैं आप लोगों को कोट बताता हूँ। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देता है एग्जाम में कि इस इतने अंक की कोट क्या, अवयव लिख के दे देगा और पूछेगा कि इसकी कोट क्या है। तो हम लोग यही जानेंगे कि इस अवयव की कोट क्या होती है, यानी कि कोट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी आ गया समीकरण इस तरह से लिख करके आ गया 1 3 2 4 0 5 6 करने में 3। अब पूछ देगा कि हमारे कितने किस कोट की है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 गुणे 4 कोट की है, यानी कि 2 गुणे 4। यहाँ पर हम लोग कोट को अगर दर्शाना होता है तो हम लोग इधर कोने में दर्शाते हैं, यहीं पर पूरा ब्रैकेट के नीचे हम लोग लिख देते हैं 2 गुणे 4। यानी कि इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 हमारा पंक्ति और 4 कॉलम है, इसे हम लोग 2 गुणे 4 के रूप में कहते हैं। और इससे जो इसको लिख रहे हैं यही हमारी कोट है। यानी कि अगर हम लोग को बताना हो कि इसकी कोट क्या है तो हम लोग कहेंगे कि 2 गुणे 4 का कोट है। तो इस तरह से समझ में आया कि m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी अवयव को हम लोग कोट कहते हैं। इस तरह से अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में अगर लिखाने की बात कोशिश कर देता हूं तो देखिए m पंक्तियों तथा n कॉलमों, कॉलम मतलब हमारा स्तंभ हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। n कॉलमों वाले अवयव को कोट कहते हैं। तो इस तरह से कोट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि इसे यम और यन के यम पंक्तियों और यन कॉलमों। अब ये भी जानना जरूरी है कि इसे यम गुणे यन लिखेंगे, और इसमें जो पहला स्टेप रहेगा वो हमारा पंक्ति है, देखिए पंक्ति है, और जो दूसरा वाला रहेगा वो हमारा स्तंभ है। अब बाय द वे क्या अक्सर लोग कर देते हैं कि एन गुणे एम लिख देंगे, तो वहां पर गलती हो जाएगा। अब एन एम लिखने का मतलब ये हमारा पंक्ति है और स्तंभ है। अब हम इस वाले पूरे को 4 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिख देंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। 4 गुणे अगर हम लोग को 2 लिखना रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर बता दूं तो देखिए इस तरह से 4 गुणे एम को लिखेंगे, इस तरह से अवयव वाला बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखेंगे 1 0 3 2 0 5 9 करने में 5। अब यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 4 गुणे 2, यानी कि पंक्ति कितनी है हमारी 4 है, यानी कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति हमारी, और कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 4 गुणे 2 मैंने लिखा है, वहां पर मैंने 2 गुणे 4 लिखा है। यानी कि ये जानना जरूरी कि पहले में हमारी पंक्ति होगी और दूसरे में स्तंभ होगा, तभी जाकर के लगेगा, यानी कि वही कोट तभी कोट बनेगा। तो इस तरह से देखिए 4 गुणे 2, अब किसी भी का हो सकता है 3 गुणे 3 को अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 6 करने में 3 करने में 2 करने में 5 9 3 2 1। अब देखिए यहाँ ये जो अवयव बना है हमारा किस कोट का हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 कोट का हो जाएगा। देखिए यानी कि इससे हम लोग वर्ग अवयव भी कर सकते हैं। इसके आगे मैं बताऊंगा एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी कि पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर है, तो इससे हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि m कौन सा है n कौन सा है, क्योंकि दोनों सेम है। तो इस तरह से आप लोग कोट के बारे में समझ गए होंगे। ये तो आप लोग को हम लोग कोट के बारे में बताया। अब देखिए अवयव कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अवयव कई प्रकार के हैं। अब जो अवयव कई प्रकार के हैं तो अलग अलग प्रकार हैं उसके, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अवयव कितने प्रकार के टोटल हैं। अब देखिए अवयव भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर देखिए अवयव कितने प्रकार के हैं, तो देखिए पहला क्या है स्तंभ अवयव,
दूसरा पंक्तियाव्यूह, तीसरा वर्गाव्यूह, यहाँ पर देखिए वर्गाव्यूह, और तीसरा विकर्णाव्यूह, अधिशाव्यूह, तत्समाव्यूह और शून्याव्यूह। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक एक करके मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पहला मैं बताऊं अगर स्तंभाव्यूह क्या होता है इसके बारे में। तो स्तंभाव्यूह को अगर आप लोगों को जानना है तो स्तंभ मतलब मैंने क्या कहा था, यानी कि एक पिलर वाला, यानी कि स्तंभाव्यूह को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 0 करने में 3 1 -1। अगर इस तरह के आप लोगों के सामने कोई अगर अवयव दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे स्तंभाव्यूह कहेंगे। तो इस तरह से जितने भी अवयव हो जाएंगे हमारे स्तंभाव्यूह हो जाएंगे। और अगर इसी में पूछ देता है कि कितने कोट का ये अवयव है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 × 1 कोट का अवयव है। मैंने पहले बताया था कि m × n के रूप में अगर किसी भी कोट अवयव को लिखते हैं तो हम लोग का वो कोट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने कोट भी एक आगे स्टेप करके बता दिया। अब देखिए ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभाव्यूह, हमारा हो जाएगा स्तंभाव्यूह। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा पंक्तियाव्यूह, यानी कि पंक्तियाव्यूह क्या होता है, तो ये तो स्तंभाव्यूह समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से पंक्तियाव्यूह, अगर मैं पंक्तियाव्यूह आप लोगों के सामने बताऊं तो अब देखिए पंक्तियाव्यूह क्या होता है, इस तरह से होता है, पंक्ति में हमारा ज्यादा होता है। अब देखिए इस तरह से जो हमारा बनेगा, इस तरह से जिसे अगर अवयव को लिखते हैं हम लोग तो हमारा पंक्तियाव्यूह हो जाता है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या जो लिखी हुई है एक पंक्ति में है, और यहाँ पर मैं क्या देख रहा था कि एक स्तंभ में है। अगर एक स्तंभ में अगर कोई भी अवयव को लिखा जा रहा है तो हमारा स्तंभाव्यूह हो जाएगा, और एक पंक्ति में अगर कोई भी अवयव को लिखा जा रहा है तो पंक्तियाव्यूह हो जाएगा। मैं छोटी छोटी चीजों को इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे मान लीजिए बाय द वे कहीं आता है या फिर कहीं पूछता है तो ये जानना बहुत जरूरी होगा। और एक चैप्टर का एक बेसिक है, पहली शुरुआत है, तो शुरुआत पहले बताना जरूरी होता है ताकि न्यूमेरिकल से लगाने में आप लोगों को हलवा हो जाएगा। तब आप लोग न्यूमेरिकल तो उसी तरह लगा लेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा विकर्णाव्यूह है। तो अभी विकर्णाव्यूह क्या होगा, अगर अक्सर इस तरह से कह देता है कि एक विकर्णाव्यूह की समीकरण बनाइए या फिर इसे लिखिए और इतने से गुणा कराइए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं अब आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरा अगर बताएं विकर्णाव्यूह क्या होता है, तो विकर्ण मतलब तो आप लोगों को पता है कि विकर्ण क्या होता है। देखिए अब इस तरह से मान लीजिए कोई अवयव हो जाए, इस तरह से माने कोई भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग का विकर्ण में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक रेखा जो बन रही है हमारी इस तरह से, ये हमारा विकर्णाव्यूह बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कहीं पर देखते हैं कि इसमें पूरी अंक हम लोगों की है तो ये विकर्णाव्यूह बन जाएगा। अब इस तरह से अगर हो जाता है इधर के सिर्फ तो भी विकर्णाव्यूह बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा विकर्णाव्यूह। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पंक्तियाव्यूह क्या है, स्तंभाव्यूह क्या है, विकर्णाव्यूह क्या है। अब अधिशाव्यूह क्या होता है, तो अधिशाव्यूह जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि अधिशाव्यूह, तो अधिशाव्यूह कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब अधिशाव्यूह ही विकर्णाव्यूह है। देखिए ये दोनों एक ही अवयव में, नाम चेंज है, मैंने उसी तरह लिखा दिया ताकि आप लोग अगर ये इसे नहीं याद करते हैं तो इसे याद करके आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कहें कि विकर्णाव्यूह को ही सदिश यानी कि अधिशाव्यूह कहते हैं, तो आप लोगों को कोई समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला क्या है, तत्समाव्यूह, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तत्समाव्यूह भी क्या है कि अगर मैं जब वर्गाव्यूह बताऊंगा तो उसी में बता दूंगा, क्योंकि वर्गाव्यूह को ही तत्समाव्यूह कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे ही कोष्टक में हम लोग वर्गाव्यूह भी लिख सकते हैं, इसे ही वर्गाव्यूह कहते हैं। देखिए अब तो मुझे बताना जरूरी होगा कि वर्गाव्यूह किसे कहते हैं। तो मैं सातवां अगर आप लोगों को बताऊं कि वर्गाव्यूह क्या होता है, तो इस तरह से आप लोग को वर्ग यानी कि वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वही वाला सेम फंडा यहाँ पर लगेगा। तो देखिए वर्गाव्यूह में किस तरह से अव्यय होगा। अब कोई भी मान लीजिए हमारा एक वर्ग है, अब इस तरह से अगर कोई हमारा अव्यय है तो इसे हम लोग वर्गाव्यूह करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग पंक्ति देख रहे हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कि एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कि पंक्ति और जो कॉलम का हमारा जो मान है यानी कि संख्या है वो हमारा सेम है। यानी कि अगर हम लोग इसे कोट में लिखते हैं तो 3 × 3 की कोट बनती है। अब कोट को हम लोग को देख करके पता चल जाएगा कि हमारे कौन सा अव्यय है, वर्गाव्यूह है। अब इसे और अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो हमारा ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 × 2 यानी कि 2 × 2 का हमारा कोट का ये अव्यय है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना
पंक्ति है उतना कॉलम है, तो हमारा ये हो जाएगा वर्ग आव्यूह। तो इस तरह से आप लोगों को वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। और मैंने क्या बताया कि वर्ग आव्यूह को ही तत्सम आव्यूह कहते हैं, तो आप लोगों को तत्सम आव्यूह भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्या बनता है, शून्य आव्यूह, जो आप लोगों को शायद ना दिखाई दे रहा हो। तो ये छठा नंबर हमारा है शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह क्या होता है, तो शून्य आव्यूह मतलब तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें पूरी टोटल आव्यूह शून्य हो। तो मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि शून्य आव्यूह क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को शून्य आव्यूह। तो देखिए इस तरह से कोई अगर मान लीजिए लिखते हैं 0 0 0 0 0, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी शून्य आव्यूह है। अगर हम लोग इसे क्या लिखेंगे, शून्य आव्यूह। ऐसा ही मैं सिर्फ इसी तरह से बेसिक एग्जांपल दे करके बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये परिभाषा याद हो जाए। और परिभाषा ये कहीं लिखना उखना नहीं है, इस परिभाषा को सिर्फ आपने दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई अगर कोई कहता है कि शून्य आव्यूह क्या होता है या फिर शून्य आव्यूह लिखिए, तो आप लोग तुरंत शून्य आव्यूह इसी तरह होता है लिख देंगे। वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर होते हैं उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे तत्सम आव्यूह कहते हैं। अब पंक्ति आव्यूह क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ पंक्ति लिखी जाती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कॉलम आव्यूह कैसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ कॉलम लिखा जाता है। तो इस तरह से मैं इसीलिए एग्जांपल दे करके बता रहा हूं। अब इस तरह से हमारा हो गया। और अगर शून्य आव्यूह और भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर 0 0 0 0। अब ये भी हमारा शून्य आव्यूह है, कितने 2 × 2 का है, ये हमारा 3 × 3 का है। तो ये कोटि धीरे धीरे बता देंगे क्यों, तो आप लोगों को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि कितने से कितने कोट की है। अक्सर ये दे देता है कि इसकी कोट बताइए, इसकी अरे कितनी कोट होगी, कितने कोट का है, 2 × 3 का है, 3 × 2 का है। तो इस तरह से कोट, कॉलम, स्तंभ और जो मैंने बताया आव्यूह और जितने भी इसके प्रकार हैं, आज मैंने इस सबको बताया। और कल मैं क्या करूंगा कि इसके जितने भी न्यूमेरिकल 3.1 में, यानी कि 3.1 में अगर जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं, कल मैं उस पूरे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को सामने बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एकदम ठीक बुक के माफिक बता रहा हूँ, आप लोगों को एकदम क्लास की तरह, स्कूल की तरह आप लोग समझ के, स्कूल समझ के आप लोग पढ़िए। क्योंकि मैं एकदम पहले क्या कर रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक सवाल बता रहा हूँ, कोई भी सवाल छोड़ नहीं रहा हूँ। भाई जब 1 2 अगर छूट जाता है तो आप लोग हमसे फिर से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो इसीलिए एकदम क्लास की तरह हमारा बैच चल रहा है, यानी कि स्कूल एक हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अरे आप लोग अपने दोस्तों को बताइए और फिर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।